हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे इंडिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाहे इंडिया हो या दुनिया का कहीं भी हो, उसमें क्या क्या शामिल होता है। टेक्सटाइल एक बड़ा शब्द है, वस्त्र उद्योग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इट इंक्लूड्स नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे से बनने वाले वस्त्र जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, बनाना फाइबर, इनसे बनने वाले सारे कपड़ों को इकट्ठे मिला के हम टेक्सटाइल कहते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर हैं। और साथ में इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल एक नया टर्म है, हम लोग आगे समझेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है। तो कुल मिलाकर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग जिन जिन चीजों से वस्त्र या उपवस्त्र जो है बन सकते हैं उन्हें हम टेक्सटाइल सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, जिसमें मोटा मोटा नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और टेक्निकल फाइबर या टेक्निकल टेक्सटाइल को हम उसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया में देखेंगे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, बनाना फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर। इतने सारी चीजों से मिलाकर के वस्त्र बनते हैं और यही किसी भी दुनिया के टेक्सटाइल सेक्टर को कंज्यूम करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन सारे मामलों को देखती है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज हैं, वो हम सब इसके पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं कि भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है और क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जो इकोनॉमी है उस पर। पहली बात हम देखते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। पहली बात जो उसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की प्राचीनतम इंडस्ट्रीज में से एक है। और अगर हम बात करें कि कोई बड़ा इंडस्ट्री जो भारत में सबसे पहले सेटअप हुआ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। हालांकि इसके पहले छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल का काम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे यहाँ जो है वो होती आई है, ठीक है। कपास उत्पादन करने वाली पहली सभ्यता भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो एक तो ये ओल्डेस्ट है, ट्रेडिशनल है, ठीक है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। भारत में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर जो है लोगों को प्रदान करता है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। वर्तमान में लगभग 4.6 करोड़ रोजगार लोगों को रोजगार देता है यह सेक्टर, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं 46 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, 4.6 करोड़ लोगों को। तीसरी बात, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि आधारित उद्योग है ये। और भारत ऑलरेडी परंपरागत रूप से कृषि प्रधान देश है जहां विभिन्न प्रकार की कृषिगत वस्तुएं जो है वो उगाई जाती हैं। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है कॉटन, जूट, सिल्क, उसकी भी भारत में पर्याप्त मात्रा में कृषि जो है वो की जाती है। चौथे नंबर पे इट कंट्रीब्यूट्स, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो देखते हैं भारत के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बाय वैल्यू, यानी अगर भारत साल भर में 100 रुपए का इंडस्ट्री से प्रोडक्शन करता है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से 7% कंट्रीब्यूशन उसमें टेक्सटाइल सेक्टर का है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, 4.6 करोड़ लोगों को ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है और 6 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की बात करें तो मोर देन 10 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल सेक्टर के द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा, एक्सपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन कितना है, 14%, ये भी बाय वैल्यू है, ठीक है। अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट साल भर में भारत करता है किसी चीज का तो उसमें 14% कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल सेक्टर का होता है। फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा अर्निंग के मामले में जो भारत में टोटल विदेशी मुद्रा जो अभी बढ़कर लगभग 540 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है, उसमें 14% के आसपास 27% के आसपास कंट्रीब्यूशन जो टेक्सटाइल सेक्टर का है, क्योंकि हम टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट करते हैं, उससे फॉरेन करेंसी हम अर्न करते हैं। देश की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 2.4% है। तो इस प्रकार से इसका इन आंकड़ों से पता चलता है
कि टेक्सटाइल सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेडिशन और कल्चर। ठीक है। पांचवी बात, सेल्फ रिलायंट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ये हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है, मुझे लगता है शायद एक ही मात्र ऐसी इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हम सेल्फ रिलायंट हैं, यानी हम कोई पदार्थ, कोई मशीनरी, कुछ भी हम विदेशों से इंपोर्ट नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल में भारत इतना सक्षम है कि हम टेक्सटाइल सेक्टर अपने दम पर ग्रो कर सकते हैं, बल्कि जितना भी है हम उससे उसको डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। तो भारत में कॉटन, जूट, सिल्क, इन सब का पर्याप्त मात्रा में जो है वो अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल के रूप में है। छठवीं बात, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर माने वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र सीधे नहीं बनता, वस्त्र के पहले जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसको बैकवर्ड कहते हैं। बैकवर्ड लिंकेज, जैसे कपास की खेती करना, फिर कपास बनना, फिर कपास से धागे बनाना, फिर धागे से थान बनाना, फिर कपड़े बनाना, तो ये सब बैकवर्ड लिंकेजेस। उसके बाद उसका फॉरवर्ड लिंकेजेस कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उससे कपड़े के अलावा और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, सर्जिकल, मेडिकल क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, बहुत सारे सेक्टर में टेक्सटाइल सेक्टर के उपयोग जो है वो पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो फॉरवर्ड भी जो है आगे सपोर्ट करती है इंडस्ट्रीज में, और बैकवर्ड भी सपोर्ट करती है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेबर बेस, भारत में स्ट्रॉन्ग लेबर बेस है का मतलब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धता है, जिसमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ट्रेडिशनल लेबर, हमारे परंपरागत वीवर्स, ये सब भारत में उपलब्ध हैं। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में हमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, ट्रेडिशनल, इस सभी प्रकार के लेबर की कमी हमें समझ में नहीं आती। ठीक है। आठवीं बात, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। 5.5% वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन है भारत का। भारत दुनिया में जो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स है, यानी केवल टेक्सटाइल अगर हम बोले, ठीक है, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है भारत का? एक तो वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, वस्त्रों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत, दूसरे नंबर पे भारत में किया जाता है चीन के बाद, और चीन के बाद ही हम दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं। चीन का कंट्रीब्यूशन लगभग 40% है टेक्सटाइल सेक्टर में पूरी दुनिया में, और भारत का 5.5%। ठीक है। तो 9वें नंबर पे आता है लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कॉटन का सबसे ज्यादा एरिया जहां पर कॉटन की खेती होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के पास है, और पूरी दुनिया में जितने एरिया पर कॉटन की खेती होती है उसका 40% अकेले भारत में कॉटन की खेती होती है। 10वें नंबर पे हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। भारत में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो कई विभागों में बटा हुआ है, यानी भारत में जो वस्त्र का प्रोडक्शन किया जाता है वो हैंडलूम के माध्यम से, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से, पावरलूम के माध्यम से, मिल्स के माध्यम से, कई तरीकों से किया जाता है। तो भारत में जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि परंपरागत है हमारा, परंपरागत रूप से भारत में वस्त्रों का उत्पादन हाथ से ही किया जाता है। हैंडलूम माने हाथ से बने चरखे, और हैंडीक्राफ्ट माने और जो रंग रोगन किया जाता है कपड़े में, क्राफ्टिंग की जाती है, वो हैंडीक्राफ्ट आता है। ठीक है। 11वें नंबर पे लार्जेस्ट जूट एंड जूट प्रोड्यूसर, जूट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, यानी भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और जूट से बने वस्तुओं का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। 12वें नंबर पे हम सेकंड लार्जेस्ट सिल्क एंड सिल्क प्रोड्यूसर, सिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, यानी चीन के बाद सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सिल्क प्रोडक्ट का भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। 13वें नंबर पे सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ह्यूमिड और सब ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट चाहिए, जो कि भारत में पर्याप्त मात्रा में, खास करके साउथ इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है। इसलिए क्लाइमेटिकली भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल है।
14वें नंबर पे सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। भारत सरकार, राज्य सरकारों ने पर्याप्त जो है पॉलिसीज के माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद किया है। ठीक है, किसानों की ऋण माफी, किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध कराना, बीटी कॉटन अवेलेबल कराना, ऐसे तमाम प्रकार के अनेक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। 15वें नंबर पे भारत खुद इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट हमें यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको प्रेरित करता है कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है कि आप कितना भी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार उत्पादकों को ये डर रहता है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वो टाइम पर नहीं बिक पाया तो हमें लॉस हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंडिया खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन वस्त्रों की पूरी दुनिया में एक ब्रांड वैल्यू है, एक पहचान है, इसलिए एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की क्या कंट्रीब्यूशन है, भारत में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये तमाम बातें। अब हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला हम लोग इसको बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, पावर लूम है, हैंडलूम है, मिल है, क्या है, तो उस आधार पर जो टेक्सटाइल सेक्टर होता है वो 3 प्रकार का होता है। पावर लूम माने बिजली से चलने वाले चरखे या बिजली से चलने वाली छोटी मोटी चरखे नुमा मशीन, उसको पावर लूम कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो टेक्सटाइल सेक्टर है, भारत में जितना भी कपड़ा बनता है उसमें पावर लूम का कंट्रीब्यूशन 62% है। दूसरे नंबर पे आता है हैंडलूम, हाथ से चलने वाले चरखे जिसमें बिजली वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ जो है वो मानव श्रम से किया जाता है, तो इससे बनने वाले कपड़ों का कंट्रीब्यूशन है 13% और मिल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है 4%। ठीक है, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे चीजें छूट गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब छोड़िए। तो ये 3 बड़े सेक्टर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। पावर लूम सेक्टर जो है इंडिया में, इसमें हम देखते हैं तो इसकी संख्या कितनी है, 28 लाख। भारत में 28 लाख पावर लूम्स हैं, यानी 28 लाख बिजली से चलने वाले चरखे हैं और इन 28 लाख में भारत के 62% कपड़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और ये लगभग 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 45L लिखा है, वहां जगह नहीं था, 45 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम आते हैं हैंडलूम में। हैंडलूम की संख्या भारत में 24 लाख के आसपास है और ये लगभग 43 लाख लोगों को रोजगार देता है और जो हैंडलूम सेक्टर है वो दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का जो हैंडलूम सेक्टर है दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है और इसका दुनिया में कंट्रीब्यूशन है 95%। माने पूरी दुनिया में जो कपड़े बनते हैं उसमें हैंडलूम से बनने वाले कपड़े में 95% कंट्रीब्यूशन भारत का है। तो इंडियाज हैंडलूम सेक्टर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्योंकि एडवांस इकोनॉमीज में, अमेरिका जैसे देशों में वहां हाथ से बने चरखे तो चलते नहीं है, तो वहां पर ज्यादातर पावर लूम का और मिल्स का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वहां पर कंट्रीब्यूशन कम है और भारत में हैंडलूम का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हैंडलूम सेक्टर के बारे में कुछ मैंने छोटी मोटी बातें लिखी यहाँ पर, जैसे नेशनल जो है हैंडलूम सेक्टर भारत का परंपरागत सेक्टर है, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है मैं अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 7 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को हुई थी, उसी रिस्पेक्ट में 7 अगस्त को राष्ट्रीय जो है हथकरघा दिवस, हैंडलूम माने हथकरघा, ठीक है, 7 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, एक बार और आप लोग हिस्ट्री में चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा। ठीक है, लेकिन आई थिंक सो कि ये 7 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसी बेसिस पर, क्योंकि चरखे के माध्यम से गांधी जी ने आजादी दिलाई भारत को, ऐसा माना जाता है, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा या हथ चरखा दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए संत कबीर अवार्ड दिया जाता है। इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए हैंडलूम सेक्टर को इंडिया हैंडलूम एक ब्रांड ही बना दिया गया। ठीक है, जैसे कुटॉन्स एक ब्रांड है, लेविस एक ब्रांड है, वैसे ही इंडियन हैंडलूम भी कपड़ों का एक ब्रांड बनाया गया है भारत में। ठीक है, जिससे पता चले कि ये इंडिया का है और हैंडलूम सेक्टर से बना हुआ है। हैंडलूम मार्क भी बनाया गया है, जैसे सोने की, खरा सोना की पहचान के लिए हॉलमार्क होता है। ठीक है, कोई चीज एनवायरमेंटल की फ्रेंडली है या नहीं उसके लिए इको मार्क होता है, उसी प्रकार
भारत में बनने वाले उत्तम क्वालिटी के कपड़ों को हैंडलूम मार्क दिया जाता है, जो कि हैंडलूम से बनता है। वीवर मुद्रा स्कीम, मुद्रा योजना चली थी जिसमें लोन वगैरह दिया जाता था। तो भारत के जो वीवर है, जुलाहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया था, वीवर मुद्रा स्कीम। अर्थात इन जुलाहों को एक अलग से मुद्रा स्कीम के माध्यम से लोन वगैरह दिया जाएगा। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम भी भारत सरकार चला रही है। इसके अलावा कंप्रहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अलावा भारत में हैंडलूम के माध्यम से जो कपड़े बनते हैं उनकी भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ई मार्केटिंग भी करती है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग भी करती है। ये तमाम कदम हैंडलूम सेक्टर के लिए उठाए गए हैं, थोड़ा जरूरी था यहाँ बताना, ये हमने यहाँ पर इसको डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं भारत में मिल्स। तो जो टेक्सटाइल मिल्स है भारत में, उसकी संख्या लगभग 1400 है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं ये। इसके पहले कभी 1600 भी हो गए थे, लेकिन अब बीच में बंद हो गए हैं बहुत सारे। तो लगभग ये 2018 का आंकड़ा है, उसके बाद के आंकड़े मुझे मिल ही नहीं रहे हैं कहीं पर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मिल्स 1400। इनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में बहुत कम मिल्स हैं। और अगर हम देखें स्टेट वाइज कि सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 752 मिल्स, उसके बाद महाराष्ट्र में है 135 मिल्स और आंध्र प्रदेश में है 122 मिल्स, ठीक है। तो ये हो गई मिल्स की बात। अब हम देखते हैं अगला कैपिटल बी, टेक्सटाइल सेक्टर को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, रोजगार के आधार पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो दो प्रकार का होता है। केवल टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं, दुनिया की हर इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि कोई एक बड़ा फैक्ट्री, बड़ा कारखाना है, उसको चलाने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें लोगों का रोजगार निश्चित है, वहां पर रिसेशन का, इन्फ्लेशन आदि का फर्क बहुत कम पड़ता है, यानी वो टेम्परेरी जॉब नहीं होता, एक परमानेंट जॉब होता है। इसके अलावा वहां पर काम करने वाले कर्मकारों को पीएफ, डीएफ, ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन, यानी जितनी सरकारी योजनाएं और प्राइवेट कर्मचारियों को जो मिलनी चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं वहां पर मिलती हैं। ऐसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर छोटे मोटे कारखाने, छोटे मोटे मिल होते हैं, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनकी ना तो सैलरी फिक्स होती, ना उनका रोजगार फिक्स होता, उनको कभी भी रखा, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, उनको कोई हेल्थ अलाउंस, कोई महंगाई भत्ता, कोई ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन, इस प्रकार की कोई भी जो लेबर वेलफेयर जैसी चीजें हैं वो वहां पर नहीं पाई जाती, ठीक है। और भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल है, सॉरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम किसको शामिल कर सकते हैं? मिल्स, स्पिनिंग, अपैरल, गारमेंट, ठीक है। टेक्सटाइल एक बड़ा टर्म है। अपैरल का मतलब होता है किसी खास मौके पर पहने जाने वाले कपड़े, और गारमेंट का मतलब होता है, गारमेंट एक बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के कपड़े शामिल हो जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपैरल एंड गारमेंट? अपैरल आर those garments which are suitable for any particular situation, जैसे शादी में कपड़े पहनना है, ठीक है, या पार्टी में कपड़े पहनना है तो पार्टी वियर, मैरिज वियर, इस प्रकार के कपड़े जो है वो अपैरल कहलाते हैं। और डे टू डे लाइफ में आप जो कपड़े पहनते हैं उनको गारमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में पाया जाता है वो मिल्स में और अपैरल और गारमेंट्स का जहां प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या है? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर इत्यादि, ठीक है। बात समझ में आ गई? पावरलूम भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। तो भारत का ओवरऑल जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल सी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कोई इंडस्ट्री, ये केवल कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल के लिए नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री यदि गिने चुने 1, 2, 3, 4 जगहों पर ही लोकेटेड है, वहीं पर वो इंडस्ट्री डेवलप है, तो हम ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं ये सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है, माने कुछ ही केंद्र है उसके प्रोडक्शन के, ठीक है। ऐसा भारत में हम कह सकते हैं कि लगभग प्रथम विश्व युद्ध तक, या हम बहुत मोटा मोटा मान सकते हैं भारत की आजादी तक, जो भारत में टेक्सटाइल सेक्टर था वो काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड था।
और उस समय टेक्सटाइल प्रोडक्शन 3-4 जगहों में बड़े बड़े होते थे। एक तो आपका मुंबई था, दूसरा आपका अहमदाबाद था, तीसरा आपका कानपुर था, चौथा कोयम्बटूर था। तो ऐसे 4 बड़े सेक्टर थे जहां पर टेक्सटाइल तो सेंट्रलाइज था। लेकिन आजादी के बाद कॉटन कल्टीवेशन का एरिया बढ़ा। अब उत्तर प्रदेश में भी कॉटन कल्टीवेशन होने लगा है, पश्चिम बंगाल में भी होने लगा, पहले नहीं होते थे। ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ, मार्केट का विकास हुआ, तो अब भारत में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफी डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, माने फैल चुका है। कोई पर्टिकुलर जगह कॉटन का प्रोडक्शन, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हो रहा है ऐसा नहीं है। भारत में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लगभग सभी जगहों पर टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कम या ज्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो 2-4-5 जगहों तक लिमिटेड हो, उसके अलावा कहीं उसका प्रोडक्शन ना पाया जाता, उसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। और अगर वो बहुत जगह देश के कई जगहों पर फैला हो तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इंडिया में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 95% अब डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, 5% ही सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो क्यों है इंडिया में जो टेक्सटाइल सेक्टर वो डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है, उसके कारण बताइए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि पहले कॉटन ग्रोइंग एरिया लिमिटेड थे। कॉटन पहले कहां होता था? मुंबई में, गुजरात में। ठीक है, अब काफी जगहों पर कॉटन कल्टीवेशन होने लगा है। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहां रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है वहीं पर ज्यादातर इंडस्ट्री सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो जब कॉटन डाइवर्सिफाई हो गया, जब कॉटन का कल्टीवेशन भारत के कई राज्यों में होने लगा, तो कई राज्यों में इंडस्ट्री भी सेटअप किए गए। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट का भी विकास हो गया। मान लीजिए तमिलनाडु में बने हुए कपड़े को ला करके मुंबई में बेचना है तो अब कोई ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं है। आप रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप चीजों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन कल्टीवेशन एरिया, due to introduction of new variety of cotton seeds, due to development of transport system, due to supporting government policies and so on, ऐसे मल्टीपल कारणों से भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है अब वो काफी डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। इज इट क्लियर? चलिए अगली बात हम बात करते हैं डी नंबर पे, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर। किसी इंडस्ट्री को सेट करने में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, उसके आधार पर इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। दोनों का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ह्यूमन लेबर का जो काम है या कंट्रीब्यूशन है वो कम है और उसमें पैसे का कंट्रीब्यूशन, मशीनरी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। और यदि ह्यूमन लेबर का उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। भारत में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहां तक की सारी बातें हो गई। अब हम इंडियाज वर्ल्ड रैंकिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है हम देखते हैं। तो इंडिया फर्स्ट है। किस में फर्स्ट है? कॉटन प्रोडक्शन में फर्स्ट है, कॉटन एरिया में फर्स्ट है, हैंडलूम में फर्स्ट है, जूट प्रोडक्शन में फर्स्ट है, जूट प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में फर्स्ट है, सिल्क, जूट और कॉटन के कंजप्शन में फर्स्ट है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ कॉटन कंजप्शन, इन टर्म्स ऑफ सिल्क कंजप्शन, इन टर्म्स ऑफ जूट कंजप्शन। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या इतनी है तो इतनी चीजों में हम फर्स्ट है। सेकंड हम किसमें है? ओवरऑल टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। यदि हम ओवरऑल टेक्सटाइल जो जोड़ दें, माने कॉटन के अलावा उसमें हम जूट, सिल्क, वूल सब जोड़ दें, तो इंडिया इस कंटेक्स्ट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का और एक्सपोर्टर है। ठीक है, इसके अलावा सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में भी हम लोग सेकंड है। कॉटन प्रोडक्ट एंड कॉटन प्रोडक्शन एंड कॉटन प्रोडक्ट्स में भी हम जो है कॉटन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में भी हम सेकंड है। ठीक है, तो इसमें सेकंड है। थर्ड किसमें है? हम कॉटन की प्रोडक्टिविटी में। कॉटन की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर उपज की मात्रा। ठीक है, तो भारत में कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है वो तीसरी है। हम 1 हेक्टेयर जमीन से लगभग 5000 किलोग्राम कॉटन पैदा करते हैं, जबकि अमेरिका में यह है 17000 किलोग्राम और चाइना में यह है 11000 किलोग्राम। उसके बाद भारत है तीसरा। बात समझ में आ गई? चलिए, और फिफ्थ है हम लोग वूल एंड सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने देखी और अब हम इसके बाद शुरू कर देंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।